तो हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आज मैं लेके हाजिर हुआ हूँ आप सभी के लिए समाधान। एक तरीके से कह सकते हैं जो आपकी सारी समस्याएं थी, जो पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों ने मेंशन किया था कि सर एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है एज़ पर सीबीएसई का जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका 20th फेब को, उसके लिए। तो इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो कि आपकी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको आप कम टाइम में टैकल करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये लेक्चर जो आएगा वो आपका दो पार्ट्स में होगा। उसका पार्ट 1 हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या फॉर्मूला ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, या किस टॉपिक से डेरिवेशन आते हैं, या कौन सा टॉपिक शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और बाकी हमारे जो डिटेल्ड वन शॉट चल रहे हैं वो तो आप तक पहुँचेंगे ही। ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल इसलिए है कि जो बच्चे अपनी तैयारी खुद से कर रहे थे, पूरे साल उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनको ये एक चेकलिस्ट मिल जाएगी कि हाँ उन्होंने जो पढ़ा है और यहाँ से जो टॉपिक बताए जा रहे हैं क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, क्या वो सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर कर लिए हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये होता है कि बच्चे पढ़ते सब कुछ है लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जो बोर्ड पूछता है। जैसे इस बार का रूलिंग है, जैसे इस बार सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। पंकज सर ने उसके बारे में बताया भी है कि एक तो सबसे मेजर चेंज हुआ है ऑनलाइन चेकिंग वाला। दूसरा मेजर चेंज हुआ है कि इस बार का जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें 60-40 का रेशियो रखा गया और 60-40 में जो ज़्यादा परसेंटेज है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर का एग्जाम आप सभी को याद है, पूरे देश में हाहाकार मचा था फिजिक्स के पेपर को लेके कि इतना टफ पेपर आया, जेई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो सीबीएसई ने लगभग उसी तरीके का अंदेशा दे रखा है कि भाई साहब हम तो ऐसे ही पेपर बनाएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किन पॉइंट्स को या किन टॉपिक्स का ध्यान रखना है, आज हम वो सारी बातें या वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वो नोट्स हैं जो हम लोगों के पेड ग्रुप्स पे या जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन तक ये चीज़ें बहुत पहले पहुंच चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पेड ही रहेगा, भाई बच्चे तो आप सभी हैं, जो यूट्यूब की फैमिली हमारी वो सब भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये पोर्शन कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हम लोगों ने क्या किया, सभी के लिए अलाउ किया है ताकि आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। ये पैसा कमाना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है या हमारा वो नीड नहीं है, वो तो एक अलग तरीका हुआ। भाई आप पेड बैच लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम भी डेडिकेट होके आपको बता पाते हैं और आप भी डेडिकेट होके पढ़ते हैं। बट अच्छे मार्क्स पे सभी का हक है, सभी बच्चों का हक है जो हमसे पिछले साल से जुड़े हुए, कंपार्टमेंट के कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे ऑफलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो क्या होने वाली है, एक रामबाण होने वाली। आप रामबाण कहिए, संजीवनी बैच का सारांश कह सकते हैं, जो भी आपको इसको मानना है मानिए। बट हेल्पफुल ये कितना रहेगा वो आपको 20 फरवरी को ही पता चलेगा कि आप जब देखेंगे क्वेश्चन पेपर को तो उसमें कहेंगे कि सर आपने जो बताया था कि हाँ इस टॉपिक के इसी टर्म से या इसी चैप्टर के इस टॉपिक से क्या हुआ है, न्यूमेरिकल फंसा है या डेरिवेशन में यही वाला टॉपिक आया है सर। तो आपको क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है इस टाइम पे कि जिसका जो पॉइंट रह गया हो उसको कवर अप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे चैप्टर 1 अभिषेक सर ने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें चैप्टर 1 में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो हर एक चैप्टर में इसको मैंने कैटेगराइज किया है कि एक तो पोर्शन रहेगा फार्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल, दूसरा रहेगा डेरिवेशन जो लॉन्ग आंसर पे पूछे जाते हैं, और तीसरा पोर्शन रहेगा हमारा शॉर्ट का। तो जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज किन किन के पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं साथ ही साथ यहाँ पर फार्मूलाज लिखते भी चल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सभी को पता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए ये फॉर्मूला देखने में जितना बेसिक है, इसके एप्लीकेशन उतने ही टेक्निकल हो सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन सेटर हो सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो इसी एक बेसिक फॉर्मूले से कितने भी कह सकते हैं ना डरावने क्वेश्चंस वो बना सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला आएगा हमारा, अच्छा इसकी वेक्टर फॉर्म भी बहुत जरूरी है, तो इसकी नॉर्मल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म आपको दोनों पढ़नी है। वेक्टर फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म भी आपको इसका ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर ए हो गई। दूसरी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4πε0
Q/r²। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में क्या, देखिए नर्वसनेस आप सभी का के सामने होगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ लिया है आपको आता है सब कुछ, लेकिन पेपर में नर्वसनेस ये जो फैक्टर होता है ये बहुत नुकसानदायक होता है। आपने देखा क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप फॉर्मूला वहां लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इन सभी गलतियों से बचने के लिए क्या होना है, फॉर्मूलाज में क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूलाज का जरूर ध्यान रखेंगे और पेपर से पहले कम से कम इतने जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए इन सभी के फॉर्मूलाज आप रट के जाएंगे एकदम से। तीसरी बात करें हम तो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला बनेगा P = Q × 2L। अब क्या होता है, रिलेशन में पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन होगा, तो F = Q × E, ये रिलेशन रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में। अब एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो भी दो पॉइंट्स पे पूछा जाता है, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें तो E एक्सियल में आएगा आपका 2kp/r³ और E इक्वेटोरियल में आएगा kp/r³। इन फॉर्मूलाज का भी आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर आपका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi = Q/ε0। इसका एक और फॉर्मूला है E.A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेक्टर एरिया वेक्टर, और इसके बाद आएगा EA cos θ, या इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में E.ds, इस तरीके से। तो कैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, आप उस तरीके से उस हिसाब से फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम बात करते हैं बचे हुए टॉपिक्स की, ये तो फॉर्मूलाज हो गए। फॉर्मूलाज के साथ अगर हम बात करें अपने जो इसके बाद बचा हुआ डेरिवेशन पोर्शन की, तो डेरिवेशन पोर्शन में क्या होगा, डेरिवेशन पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वहीं पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर गॉस लॉ का क्या है, गॉस लॉ का एक तो फॉर्मूला आता है बहुत सादा न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, और दूसरे इसके एप्लीकेशन आते हैं। डेरिवेशंस पे क्या आएंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर। दूसरा आता है इसका एप्लीकेशन प्लेन शीट के लिए, और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। जो स्फेरिकल कंडक्टर है और उसमें 3 केसेस आते हैं कि कहाँ, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर आपका इस तरीके से बनेगा, स्फेरिकल कंडक्टर की लिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E1, E2 और E3 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, E3, तो इसके लिए पूरा डेरिवेशन, जैसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई, जो इसका सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है σ/ε0, और बाहर किसी भी पॉइंट पे इसका सिंपल सा वही फॉर्मूला होता है 1/ε0 Q/r²। और इसका ग्राफ बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ आप ध्यान से देखिए कि शुरुआत में जब तक वो रेडियस तक नहीं पहुंच रही, आर की वैल्यू मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर है, जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर तक नहीं है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी। कैपिटल आर पे ये वैल्यू कांस्टेंट होगी और उसके बाद ये 1/r² के लॉ को फॉलो करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, तो इस ग्राफ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ग्राफ से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक, अगली हेडिंग या अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस में थ्योरी का एक पार्ट रहता है, वो रहेगा आपका
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होता है, क्या वो क्लोज लूप बनाती है नहीं, कॉन्टिन्यूस होती है या नहीं, उसमें डायरेक्शन कैसी क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है आपके पास तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में बाहर की ओर जाएंगी, हर डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इससे हर डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो ये नेचर कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, डाइवर्जिंग नेचर के, और ये कन्वर्जिंग नेचर के। तो इस तरीके के शॉर्ट में या 2 नंबर में आपका क्या 2 मार्क्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। या फिर ये कहाँ आ सकता है, ये आपका पूछा जा सकता है असर्शन रीजन वाले केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग इन नेचर, या फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखेंगे तो उससे आपको असर्शन रीजन के जैसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैप्टर 1 में इसके अलावा आपको बहुत कुछ ध्यान नहीं देना। गॉस लॉ तो शॉर्ट में हम लोग बात कर ही चुके हैं। और एक ही टॉपिक है आपका चार्जेस फॉर, एक ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इससे क्या होता है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस एक टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि चार्ज, जैसे कि अब शिक्षण ने लास्ट क्लास में कराया भी था कि कई सारे स्ट्रक्चर बने हुए, एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसके चारों एजेस पे, इसके चारों कॉर्नर्स पे हमारा चार्ज रखा हुआ, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या किसी तरीके का इस तरीके का पेंटागन दे दे, हेक्सागन दे दे कि इसके वर्टिसेस पे इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है, तो इसके सेंटर पे या किसी एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो या फिर फोर्स की बात हो, तो दोनों के ही केसेस में एक फार्मूला का या इस टॉपिक का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आएगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 आपका कवर हो चुका है, तो मैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके चलूंगा। और जो चैप्टर्स अभी नहीं हुए, जैसे बुक 1 के चैप्टर्स काफ़ी सारे जो कवर नहीं हुए, तो उसमें साथ साथ बताते हुए हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आपका V = 1/4πε0 Q/r, या इसको W/Q भी लिखते हैं आप लोग। भाई डेफिनेशन तो ये होती, और इसी डेफिनेशन से ये हमारा रिजल्ट निकलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 2 तो ये फॉर्मूलाज हो गए। और तीसरी अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस भी कैसा, 2 टाइप्स के, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट, दोनों के ही कैपेसिटेंस को हमको यहाँ पे देखना है। तो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। Q हो जाएगा आपका चार्ज और V हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी जो कि उसको चार्ज को स्टोरेज को बताती है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस। 2 तरीके के हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक तो स्फेरिकल और दूसरा पैरेलल प्लेट। तो अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी हम बात करें, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका C = 4πε0 Q/r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, अगर हम उसकी बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, तो पैरेलल प्लेट में 3 केसेस आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए इसमें 3 केस आते हैं। ये आपके पास रही पैरेलल प्लेट। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एयर फील्ड है, एयर। दूसरे में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का होगा। हम मान लेते हैं इस तरीके से, इसको इरेज कर देते हैं, ऐसा बनाते हैं हम
इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा जिसमें ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और एक तीसरा कैपेसिटर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये इस तरीके से, और इसमें ये जो कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है, ऐसे टी थिकनेस तक फिल्ड है, टी थिकनेस स्मॉल टी, इसकी थिकनेस क्या है स्मॉल टी, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमेशा क्या रहेगा स्मॉल टी। तो ये 3 केस हो गए, इसको ए मान लेते हैं। तो ए के लिए व्हेन एयर सी एयर आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। दूसरा, जब आपका सी की वैल्यू हो डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो भी कब, जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये वो वैल्यू हो जाएगी या फॉर्मूला बनेगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और थर्ड फार्मूला इसमें होता है जब पार्शियली फील्ड हो, सी पार्शियली फील्ड हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फार्मूला आपका हो जाएगा फॉर पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये 3 फार्मूले, इतने ही टॉपिक्स है। और एक आपका लास्ट में आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ये फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस तरीके से कई सारे फार्मूला इसके बनते हैं। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये बात हुई हमारे फार्मूलाज की, जिन फार्मूलाज को आपको ध्यान रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स। अब अगर हम बात करें डेरिवेशंस की, तो डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। कई सारे चार्जेस दिए हुए हैं, उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ मान लेते हैं कई सारे चार्ज दिए हुए हैं, ऐसे इस तरीके से चार्ज सेपरेटेड है, और इन सभी चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर, जो इससे R1 R2 R3 R4 ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस पे है, इनकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या फॉर्मूला क्या वैल्यू होगी, उसका डेरिवेशन। फिर आता है कैपेसिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, ये लास्ट वाला, फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, वो भी कैसा, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। शॉर्ट केस के टॉपिक में जो टॉपिक्स हैं, एक तो है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आएगा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। दूसरा आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, and that formula is U equals to P dot E या फिर PE cos थीटा। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये फॉर्मूले में ये प्लस होगा, सॉरी, और ये माइनस में आएगा। ठीक, ये फार्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। ये फार्मूला एक तो ये और दूसरा ये, तो ये 2 फार्मूलाज हो गए। और इसमें ये आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये तो थोड़ा बेसिक सा हो जाएगा, बट क्वेश्चन इससे भी आते हैं। अब क्वेश्चन बेसिक, देखो फार्मूला कितना बेसिक्स हो सकता है, बट उस फार्मूले के एप्लीकेशन से क्वेश्चन कितना क्रिटिकल हो जाए ये एग्जाम सेट करने वाला ही जानता है। तो आपको ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन का या सभी फार्मूलाज का। ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कितने तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं आप जानते हैं, 2 तरीके, एक सीरीज में हो जाएगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता है नेट कैपेसिटेंस का 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1
प्लस 1/C2। और इसी को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा C = C1 + C2। तो ये दो फार्मूलाज भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस भाई इससे भी आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं, MCQ में आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की हम लोग बात कर चुके हैं। तो पहले दो चैप्टर्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहले दो चैप्टर से आई होप आप सभी ने इतने टॉपिक्स, भाई आज की जो डेट है अभी 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी उससे 2 ही दिन बाद आपका एग्जाम होंगे, फिजिकल का अगले दिन आपका पेपर होगा। तो आपको फिजिकल को भी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पेपर मान के उसको छोड़ देना है, आपको फिजिकल पे भी उतना ही एम्फेसिस करना है, उतने ही डेडिकेशन से उसको देना है। भाई एग्जाम्स हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस होते हैं, किसी का कैसा भी पेपर कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल को आपको बिल्कुल लाइटली लेना है कि भाई इसमें तो जस्ट लिख के चले आओ, पासिंग मार्क्स ले लो, नहीं, वो आपके लिए फ्री बीज हैं। बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो गई किसी भी एक एग्जाम में, हिंदी का हुआ, कंप्यूटर का हुआ, आपका किसी कोर सब्जेक्ट का हुआ, तो फिजिकल वहाँ क्या करेगा, फिजिकल आपको वो सपोर्टिंग हैंड देगा कि भाई साहब अपन है का मतलब वहाँ से आपको वो हेल्प मिलेगी कि आप अपने जो आगे के जहाँ पे मेरिट बेस होते हैं हमारे एडमिशन्स, या कहीं पर भी जहाँ पर आपको स्कोर दिखाना हो, अच्छा स्कोर दिखाना हो, तो CBSE का आप रूल तो जानते हैं कि बेस्ट 5 चुन सकते हैं। तो वहाँ पर आप एज फिजिकल को अपना सपोर्टिव हैंड, जो कहते हैं ना कंधे पे हाथ, तो फिजिकल एजुकेशन का वो सब्जेक्ट आपका वो कंधे पे हाथ रखा होगा कि भाई कोई बिगड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, हम यहाँ पे हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिजिकल को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, जिस हिसाब से आपने कोर सब्जेक्ट्स में मेहनत की उसी हिसाब से फिजिकल के लिए भी आपको पढ़ना है और पूरे डेडिकेशन के साथ उसका पेपर सॉल्व करना है। चलिए अब कहानी को आगे ले चलते हैं हम लोग चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जानते हैं फॉर्मूला, सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा VD = और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये VD = स्मॉल ई कैपिटल E τ/m। इसमें टर्म्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल ई आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई हो जाएगा दैट इज अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ हो जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम, और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ये रहा VD = स्मॉल ई कैपिटल E τ/m। दूसरा फॉर्मूला आता है इसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये जो फॉर्मूला होता है इससे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये फॉर्मूला है I = NeAVD, और यहाँ पर भी N क्या है, नंबर डेंसिटी है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है, I = NeAVD। फिर एक फॉर्मूला आएगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी बात करें हम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है R0 या R फाइनल = R0 1 - अल्फा डेल्टा T। इस फॉर्मूले में क्या बता रहा है, देखिए R फाइनल क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, जो फाइनल टेम्परेचर पे, R0 इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और डेल्टा T यहाँ पे क्या बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर को। और अल्फा को हम लोग बोलते हैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अल्फा वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर को हम कैसा बढ़ाएं या घटाएं, उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद फॉर्मूलाज आएंगे आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के और किरचॉफ लॉ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अभी हम लोगों ने जैसी बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स उसका जस्ट उल्टा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स फॉर सीरीज ये सिंपल सा हो जाता है R = R1 + R2, और फॉर पैरेलल ये हो जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस मतलब फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने। उसके बाद एक तो क्वेश्चन आता है आपका इलेक्ट्रिक सेल का, हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे। सेल में आपको ध्यान रखना है, बस इक्वेशन याद रखनी है, फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, फॉर
चार्जिंग ऑफ द सेल, चार्जिंग ऑफ द सेल, ये इक्वेशन होती I इक्वल्स टू V प्लस आई स्मॉल r, और सॉरी ये हो जाएगा आपका डिस्चार्जिंग के केस में, फॉर डिस्चार्जिंग और फॉर चार्जिंग ऑफ द सेल, ऑफ द सेल ये होता है अपोजिट, भाई चेंज हो जाता है, V इक्वल्स टू आई प्लस सॉरी E प्लस आई आर। तो इसमें E क्या है, E होगा आपका EMF, E हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं, E होता है आपका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा V क्या है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल। और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो EMF की बात हो गई, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कॉम्बिनेशंस के भी फॉर्मूले, कॉम्बिनेशन के लिए भी फार्मूलाज आपको ध्यान रखने, कई बार डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है। तो सेल की बात हो गई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस की बात होगी, किस टर्म को क्या कहते हैं, किस टर्म को का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात हो गई। और इस तरीके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, इसका आपको डेरिवेशन ध्यान रखना है और इसका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं जो इसमें मेन टॉपिक है, किरचॉफ्स लॉ। देख, किरचॉफ लॉ पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएगी, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जिसको भी किरचॉफ लॉ में दिक्कत आ रही हो समझने में, वो क्या करेगा, वो वीडियो जाके देख ले भाई, छोटी सी वीडियो है, आप 2x पे आराम से लगा के देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ दो होते हैं, फर्स्ट लॉ ये बताता है, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, या फिर इसी को हम लोग करंट लॉ बोलते हैं, करंट लॉ बोलते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि अगर एक पॉइंट, किसी पॉइंट को जंक्शन पॉइंट हम तब कहेंगे जब इस पे मोर देन 2 ब्रांचेस किसी भी सर्किट की कनेक्ट हो रही हैं, किसी भी सर्किट की 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आपस में आके कनेक्ट हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी 3 और मोर देन 3, 2 में तो नहीं बनेगा, 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस अगर किसी पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रही हैं, उसको हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे आने वाली जितनी भी करंट होती, टोटल इनकमिंग करंट ऑन ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। देखो यहाँ से मान लेते हैं 3 करंट आ रही, I1, I2, I3 और I4 और I5 इस जंक्शन पॉइंट से जा रही। तो किरचॉफ का पहला लॉ ये कहेगा कि I1 की वैल्यू प्लस I2 की वैल्यू प्लस I3 की वैल्यू इक्वल्स टू होगी I4 प्लस I5। दिस इज टोटल इनकमिंग करंट, total incoming current, and that will be equal to total outgoing current, outgoing current। ये इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है कि भाई किरचॉफ का पहला फर्स्ट लॉ जो है वो किस कंजर्वेशन की बात करता है, तो ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। किसकी बात करेगा ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेगा। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, कई बार ये एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज अप्लाइड या इज इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की बात करेगा हम, किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात यहीं पे कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ, या फिर वोल्टेज लॉ बोल देते हैं इसको, वोल्टेज लॉ, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कह रहा है कि किसी भी सर्किट में, जैसे कोई सर्किट हो, क्लोज सर्किट, फॉर एनी क्लोज सर्किट, फॉर एनी क्लोज्ड सर्किट, जो टोटल चेंज इन टेम्परेचर है, भाई एक तो चेंज इन टोटल चेंज इन पोटेंशियल है, टोटल चेंज इन पोटेंशियल है, ये तो चेंज इन पोटेंशियल होगा। अगर टोटलिटी की बात करें तो इसका सम ले लें, ये कैसा होगा, 0 के इक्वल। तो किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा हमारा, विल बी इक्वल टू 0। इसमें भी कंजर्वेशन रहता है, दिस अप्लाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। अच्छा, KVL के को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स होते हैं,
केवीएल को अप्लाई करने के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, तो इस साइड लिख लेते हैं, 4 स्टेप्स हैं। तो इसमें क्या हम लोग लूप इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं ये कोई क्लोज्ड, ऐसा इस तरीके से कोई क्लोज्ड लूप है, ये यहाँ पे ये मान लेते हैं, या तो आप इसको क्लॉकवाइज मान सकते हैं, दिस इज समथिंग रेजिस्टेंस आर, ये पोटेंशियल हो जाएगा, इसमें करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो लूप में, किसी क्लोज लूप में हम जो लूप कंसीडर करेंगे उसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, वो हमारी अपनी चॉइस है, वो क्लॉकवाइज हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, आप उस तरीके से केस बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके लूप की डायरेक्शन कैसी हो, हाइयर पोटेंशियल से। देखिए लूप अगर हम क्लॉकवाइज यहाँ कंसीडर करेंगे तो कैसे जा रहे हैं हम लोग, हाइयर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, हाइयर से लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसमें जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, भाई हाइयर से लो हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल गिर रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा वी इज व्हाट, डेल्टा वी इज नेगेटिव। अगर हमारा लूप जैसे ट्रेवल कर रहा हो लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू पॉजिटिव। भाई जब हम लोअर से हाइयर जाएंगे इसका मतलब हमारा चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, लोअर से हाइयर जाने से बढ़ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, लूप और करंट की डायरेक्शन। इफ लूप की डायरेक्शन, ये मान लेते हैं लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ये दोनों सेम है, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे कि हाइयर टू लोअर जाने पे नेगेटिव हो रहा है, लोअर टू हाइयर जाने पे पॉजिटिव हो रहा है, जब लूप और करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव होगा, जब लूप और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो पॉजिटिव होगा। तो इन फैक्ट्स पे, इन पॉइंट्स पे आप किरचॉफ का कितना भी टफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए आप आराम से लगा सकते हैं। बस बेसिक्स ध्यान रखनी, भाई क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, अब उसमें कैलकुलेशन बढ़ा देगा, घटा देगा, टर्म्स ऐड कर देगा, भाई एक रजिस्टर लगाया 10 लगा देगा, बैटरी एक कॉम्बिनेशन में है, सबके कॉम्बिनेशन, बट होगा क्या, लगेगा तो वो फॉर्मूले से ही। तो फॉर्मूला अगर आपको एकदम सटीक पता है, एप्लीकेशन उसका सटीक पता है, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ी लंबी हो सकते हैं, वो पेपर सेट करने वाले के भाई दिमाग पे। अब अगर हम बात करें इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, हम लोगों ने रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज की बात कर ली, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर ली, किरचॉफ लॉ की बात कर ली। एक टॉपिक इसमें रह गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपको ध्यान रखना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने डेरिवेशन पे यहाँ मेंशन कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या किया हुआ, डेरिवेशन पे यहाँ मेंशन किया हुआ। तो डेरिवेशन पे इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं, लॉन्ग में कह सकते हैं उसको कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 टॉपिक से डेरिवेशन आ सकते हैं, अदरवाइज इसमें थ्योरी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 4 के फॉर्मूलाज की, चैप्टर 4 के टॉपिक्स की। तो चैप्टर 4 है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो सबसे पहला, भाई सबसे शुरुआत का टॉपिक है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में क्या बताया जाता है कि कोई भी अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है तो उसके छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और वो फॉर्मूला होता है dB इक्वल्स टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन r²। इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको ध्यान देके पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म क्या है, शॉर्ट में या एमसीक्यूज में पूछे जरूर जाते हैं, तो वेक्टर फॉर्म का आपको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है। फिर बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बायो-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग वायर या लूप बोल सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0I बाई आपका 2πr, ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद आता है हमारा जो अगला फॉर्मूला आता है वो होता है एम्पियर सर्किटल लॉ।
ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? सबसे पहली बात तो ये क्लोज्ड लूप्स के लिए बात करता है, सिर्फ क्लोज्ड लूप्स के लिए ही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई होगा। फॉर एनी क्लोज्ड लूप द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू होती है जो भी करंट उस लूप में इनक्लोज्ड होगी, यानी आई इनक्लोज्ड के म्यू नॉट आई टाइम्स, सॉरी म्यू नॉट टाइम्स। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्लोज्ड करंट या इनक्लोज्ड करंट इन द लूप। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। इसके बाद बात करें तो अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स भाई किस पे काम करेगा? जो भी चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ये होती है कि चार्ज को मोशन में होना पड़ेगा, और कोई भी चार्ज अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर, और b अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराएं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू, आपका चार्ज कहाँ है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, सॉरी ये हो जाएगा v क्रॉस b। इसमें क्या है? एक पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को दिखा रहा है, दूसरा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को दिखा रहा है, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज लॉ, सॉरी या लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दूसरा इस पे आने वाले क्वेश्चन भी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, उसमें मूव होने वाले चार्ज की वेलोसिटी दी होगी, और आपसे फोर्स पूछेगा, या इनमें से कोई भी एक फैक्टर को मिसिंग करके उससे वैल्यूज बनाई जा सकती है। इसके बाद बात करें अगर हम कि जो भी चार्ज पार्टिकल आपका मूव हो रहा है उसका क्या पाथ रहेगा, पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज, ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल। तीन कंडीशंस की बात की गई है इसमें। वो कंडीशन क्या है? अगर वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी जो चार्ज पार्टिकल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, या 180 डिग्री पे हो, तो इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब हुआ क्या? पैरेलल मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा, आपका पैरेलल मूव करेगा। जैसे ही ये पैरेलल मूव करेगा, आप जानते हैं एक तो v क्रॉस b होगा, यानी साइन 0 हो जाएगा भाई। F इक्वल्स टू, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या लगेगा? q v b साइन थीटा, और साइन थीटा में 0, साइन 0 की वैल्यू का मतलब f0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा 0 है। फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था आपका, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा रहेगा इसका? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात करें, अगर इसको एंटी पैरेलल कर दें एट 180 डिग्री, 180 डिग्री, अब ये कैसा हो गया? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें थीटा आपका कितना होगा? 180, तो f की वैल्यू क्या होगी? देखिए f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी आपका 0 होता है, तो यहाँ भी फोर्स कैसी हो जाएगी? 0। इसका मतलब अभी भी चार्ज पार्टिकल क्या मूव करेगा? एंटी पैरेलल मूव करेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। थर्ड केस जो है वो कह रहा है कि अगर हम इसको फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे मूव कराएं, तो 90 डिग्री के एंगल पे मूव हुआ है, मान लेते हैं ये कोई यूनिफॉर्म क्रॉस फील्ड है, इसमें हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल फील्ड अंदर की ओर है, और चार्ज पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से, ये रही फील्ड की डायरेक्शन, ये है कोई फील्ड की डायरेक्शन, और इस तरीके से आपका चार्ज मूव करेगा। तो अगर हम इसमें फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आएगी? इस तरीके से आएगी। ये राइट हैंड पाम रूल, इसमें क्या होगा? फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड, ये हो जाएगी इसमें फोर्स की डायरेक्शन। दूसरा, चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा हो, ये v वेलोसिटी, अब फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो फोर्स किधर काम करेगा? इस साइड। ऐसे ही इधर वाले चार्ज के लिए जो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फील्ड, आपका चार्ज का मोशन और फोर्स, और ऐसे ही ये रहा आपका, तो इसमें फोर्स आएगा अंदर। तो आप ध्यान से देखें, एक मिनट इसको जरा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या होगा? ये एक तरीके का सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री पे, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। वो कैसा हो जाएगा?
सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ होगा। और इन सभी के इतर, अगर इन सभी को हटाकर हम बात करें कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किसी भी रैंडम एंगल पे, मान लेते हैं थीटा पे मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, बट ये 0 ना हो, 180 ना हो, 90 ना हो, उसके अलावा कोई भी एंगल हो, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? उसका पाथ होगा हेलिकल, ऐसे इस तरीके का, इस तरीके का। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये काम करेगा कि आगे इसको बढ़ाए, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट करेगा इसको, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या कर रहा है? आगे की ओर मूव करा रहा, और मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या कर रहा है? इसको रोटेट करा रहा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहा। तो आपका ये पार्ट इस तरीके से मूव करे, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। तो किसी भी रैंडम एंगल पे अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल। फिर आती है बात फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बोल सकते हैं, कंडक्टर्स बोल सकते हैं, कंडक्टर्स लिखते हैं, कंडक्टर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, मान लेते हैं हमारे पास 2 वायर्स हैं इस तरीके से, और दोनों में ही सेम डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है, ऐसे। तो इस पे जो फोर्स होगा, लगने वाला फोर्स होगा, वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक करंट इधर हो, दूसरी करंट इधर हो, तो इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका रिपल्सिव। बट ये सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में कैसा रहेगा? सेम। और वो मैग्नीट्यूड होगा कितना? म्यू0 I1 I2 अपॉन ये इंटू L, और ये जो बीच की सेपरेशन इसको अगर हम R कंसीडर करें, अपॉन 2R, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2R, सॉरी पाई भी आएगा यहाँ पर। हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, जिसमें डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो हो जाएगा अट्रैक्टिव इन नेचर, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये हो जाएगा रिपल्सिव इन नेचर। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को एकदम क्लियरिटी आ गई होगी कि भाई बायोसावर्ट, देखिए हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने बात किया कि हमारा बायोसावर्ट लॉ क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, बायोसावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप, फिर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात की, और चार्ज के मोशन के बारे में बात की, उसका पाथ कैसा हो सकता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने का, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की। इसमें जो लॉन्ग या डेरिवेशंस आते हैं, सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट एन एक्सियल पॉइंट, बड़ा सा लूप बनते हैं, इस तरीके से सर्किट बनाते हैं। लूप, कोई एक लूप है, उसके सेंटर से किसी पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस पे है, इस लूप में जिसमें करंट I फ्लो कर रही, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका भी फॉर्मूला लिखा था, B इक्वल्स टू म्यू0 I A² अपॉन 2 पाई R² प्लस A² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला हो गया इसका, और इसका डेरिवेशन हम कह सकते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा, तो आपको इसको देखना है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और कई बार डेरिवेशंस भी पूछा जाता है। और टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, इसको अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉर्क की वैल्यू लिखी थी टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू MB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। शॉर्ट फार्मूलाज की या शॉर्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है बायोसावर्ट लॉ, पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म, एम्पियर सर्किटल लॉ बात हो गई, मूविंग चार्ज की बात हो गई, लॉरेंज फोर्स, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के 4 टॉपिक हैं हमारे पास, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर जो है हमारा, इस तरीके के 4 टॉपिक हैं। एक तो हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन। दूसरा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चैप्टर 4 में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तीसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा AC जनरेटर, जो 6 चैप्टर में बात होगी जिसके बारे में, AC जनरेटर।
और जो फोर्थ टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसफार्मर, जो 7th चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसफार्मर। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनसे सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चंस बनाता है, और वो भी लॉन्ग के, एटलीस्ट 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अगर हम कहें कि बेटा सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ को कवर करना है तो आपको इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है। आप किसी भी पेपर को, किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए, कुछ भी उठाइए, सैम्पल पेपर्स उठा लीजिए, सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं वो उठाइए, आपको इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में, हर एक सेट में मिलेगा ज़रूर। किसी एक सेट में व्हीटस्टोन पूछा गया है तो दूसरे किसी सेट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो तीसरे किसी सेट में एसी जनरेटर, या चौथे किसी सेट में ट्रांसफार्मर। बट इन टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स दिलाने में कैपेबल है। करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम और उसकी वर्किंग, इस सेटअप डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा, और उसकी वर्किंग। अगर आप इतना, प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इतना प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो ये अश्योरेंस आप मान सकते हैं कि भैया 3 से 5 नंबर के तो आपके पक्के हो गए। तो ऐसे ही टुकड़ों में हमको छोटा छोटा, हमको एक साथ देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि पेपर में एक क्वेश्चन पूछ ले और आपसे कह दे कि हाँ भैया ये कर लोगे तो 70 नंबर। आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कहते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स में जंग जीतनी होगी, तो आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अपने नंबर्स को गेन करना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर हमारे झोली में आ गए, ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर हमारे झोली में आ गए, इसका फॉर्मूला लिखा 1 नंबर आया। तो ऐसे छोटे छोटे करके आप जैसे वो झोली भर के ले जाएंगे तो आपको वो झोली में दिखेगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर आ चुके हैं। वही आपको आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब अपना अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर को वैसे तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ के चले जाए। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है दोनों फार्मूलाज, ये जितना यहाँ पर हाईलाइट किए दे रहे हैं ये सब इतना ही पढ़ना है आपको। टॉर्क एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, टाउ इज इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इज, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू माइनस का mb कॉस थीटा। एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा माइनस का mb कॉस थीटा 2, इसको पूरा ही रेस कर देते हैं, माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा और ये इसका स्पेसिफिक केस हो जाएगा कि 90 डिग्री से अगर थीटा एंगल रोटेट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये 2 फार्मूलाज को आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बीच रिलेशन का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी एप्सिलॉन नॉट एंड काई एम इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं इसको। ये फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे कि न्यूमेरिकल बन सकता है तो ये फार्मूला, काई एम इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसमें शॉर्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूरा, और दूसरा होता है डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ये तीनों मटेरियल्स। और इन तीनों मटेरियल्स का देखिए, एक तो पहले इनके बारे में बात होती है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती है। तो आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। डायमैग्नेटिक में वही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। भाई पैरा में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा।
नो इंड्यूस्ड, नो परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। इसमें भी वही है, नो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, नो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। और फेरोमैग्नेटिक में अगर हम बात करें तो इसमें इसके पास क्या रहते हैं, इसके पास रहते हैं परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स, ये रहेगा। यहाँ क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, जैसे आप फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपने मान लिया इस डायरेक्शन में अप्लाई की, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो वीकली अलाइन हो जाएंगे। पहली बात तो वीकली अट्रैक्ट, वीकली रिपेल होते हैं, वीकली क्या होंगे, रिपेल होंगे, और वो भी अपोजिट टू द डायरेक्शन। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई की किसी मटेरियल में, तो इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन होंगे, और सिर्फ उतनी ही देर के लिए अलाइन होंगे जितनी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई हो रही। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे वो वापस से रैंडम जितना उनका मोशन था, तो कोई डाइपोल ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, इस तरीके से, और ये सब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके पास जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा हो, जीरो रहे। सेम केस यहाँ, सेम कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से कि डायरेक्शन में ही आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्शन होता है। बट जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पहली बात तो ये डोमेन थ्योरी को फॉलो करते हैं, तो डोमेन थ्योरी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ है नहीं कि इसमें यही कहा गया है कि जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसके पास होते हैं वो सिमिलर काइंड के डाइपोल्स एक छोटे छोटे पोर्शन में रहते हैं, उनको डोमेन्स कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और ये एप्लीकेशन ऑफ जो रिमूवल ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप फील्ड को हटा रहे हैं उसके बाद भी इसके पास डाइपोल मोमेंट हमेशा रहता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम लोग बात करेंगे, अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस करता है। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, हम उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर क्या होती है। तो काई एम का हम टेम्परेचर के साथ अगर रिलेशन देखें फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या होता है, ये डिपेंड ही नहीं करता है, ये क्या करता है, ये डिपेंड ही नहीं करता। और दूसरी बात, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव। अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ये क्या होगा, टेम्परेचर आप जितना, देखिए लो टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी है ही, आप जानते हैं मैग्नेट्स को आप जितना गर्म करते हैं या उनका टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं उनकी मैग्नेटिक पावर उतनी ही कम होती। तो ये रहा उसका रीज़न, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इस तरीके का बिहेवियर शो करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटती जाएगी। और अगर हम आए फेरोमैग्नेटिक्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर तक तो क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब वो मैग्नेटाइज रहता है बढ़िया स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हम वो टेम्परेचर और इंक्रीज करें, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टीसी यानी क्यूरियस टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर अगर हम क्यूरियस टेम्परेचर से ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना होके पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेवियर शो करने लगता है। इसका मतलब ये इस तरीके का आपको बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिला। एक टेम्परेचर तक तो ये ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट है, उसके बाद ये क्या होगी, वापस से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगती है। तो आप कह सकते हैं आफ्टर क्यूरियस टेम्परेचर ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव एज ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिज्म की। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमारा, तो अब हम लोग बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। चैप्टर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं या छोड़, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सीधे सीधे एकदम कहते हैं ना टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसका कवर कर लेते हैं। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। सबसे पहले बात होगी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली लीविंग दैट सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला था phi इक्वल्स टू E डॉट A, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा phi इज इक्वल्स टू B डॉट A या BA
कॉस थीटा। अब एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है कि किसी भी कारण की वजह से, फॉर एनी रीजन, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, आपका कोई भी फैक्टर ऐसा हो, जैसे मान लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ही बदल दें तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल दें, या एरिया की वैल्यू, एरिया बढ़ा दें या घटा दें, तो इन सभी फैक्टर से क्या होगा, हमारा फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। सिंबल यहाँ पे ऐसे बनाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 रहता। और एक और चीज, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा, ये इसका जो नेचर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अपोजिंग नेचर। यहाँ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, अपोजिंग नेचर को दिखा रहा है। और ये बात की थी लेंज ने, तो इसको लेंज लॉ कहते हैं। तो लेंज ने ये जो नेगेटिव सिंबल आया था, ये लेंज ने बताया था कि जो भी ईएमएफ वहां पे इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा। और वो अपोज किस चीज का करेगा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स का चेंज ऐसा है कि आपका फ्लक्स घट रहा है तो वो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस करेगा कि वैल्यू बढ़ जाए। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस करेगा कि फ्लक्स घट जाए। बट सिंपल सी बात है, वो हमेशा फ्लक्स को एज इट इज रखना चाहेगा, ना तो बढ़ाना चाहता है। बढ़ रहा होगा तो अपोज करेगा, घट रहा होगा तो सपोर्ट करेगा। ये लेंज ने कही। इसी के साथ बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। देखिए मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कुछ हो, उसकी स्पीड या वेलोसिटी दी हो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसकी भाई ये जो मूव कर रहा है, इससे मूव करने से क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर चेंज होगा। एरिया वेक्टर चेंज हो गया है, या जो भी इसका एरिया कवर्ड होगा वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो इसके लिए ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है BVL sin थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ की। अगर कोई कंडक्टर ऐसे समझे, अगर कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ L है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल थीटा, तब जो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज योर मोशनल ईएमएफ। इसके बाद अगर हम बात करें रोटेशनल ईएमएफ की, रोटेशनल ईएमएफ, तो यही कंडक्टर वापस से इमेजिन कर लेते हैं। अब ये L लेंथ का कंडक्टर अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से होगा कि इसका एरिया, जो ये एरिया कवर कर रहा होगा, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। और एरिया अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आप जानते हैं कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ मिलेगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी B⍵2L/2। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका रोटेशनल ईएमएफ का। तो ये ईएमएफ में मोशनल और रोटेशनल ईएमएफ की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इंडक्टेंस की, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों ही टॉपिक शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस, सिंगल कॉइल की बात होगी उसमें। सिंगल कॉइल, एक कॉइल है, हम इमेजिन करते हैं ऐसी कुछ कॉइल है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, जैसे I करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से। अब ये करंट को अगर हम टाइम के साथ चेंज करें तो आप जानते हैं किसी भी लूप में अगर कोई करंट फ्लो होती तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, और अगर उसी करंट को हम टाइम के साथ चेंज करें तो वो मैग्नेट क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ये इस तरीके से निकल के इसमें आ रही होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, और लाइंस चेंज हो रही है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक ईएमएफ आएगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt। प्रोपोर्शनलिटी का जब यहाँ से सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज E=L/di/dt, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि आप जानते हैं ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो हमेशा अपोजिंग नेचर का होता है। तो यहाँ से L की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगी E=di/dt और माइनस में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब आते हैं हम दूसरे पोर्शन पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जैसे ही सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी थी, ये क्या हो जाएगी, इट इज अ डबल कॉइल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी क्या होगा, देखिए दो कॉइल होंगे हमारे पास, ऐसे एक कॉइल, ये इसको थोड़ा सही से, दो कॉइल होंगे हमारे पास। इसमें अगर एक कॉइल में करंट को फ्लो कराना, मान लें हम पहली कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, और उसको हम टाइम के साथ चेंज करें, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दूसरी कॉइल से भी तो पास हो रही होंगी, और अगर आप इस करंट को टाइम के साथ बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और फील्ड चेंज होगी तो उससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा सेकंड कॉइल का,
वो भी तो चेंज होगा। और सेकंड कॉइल में आपको एक ईएमएफ देखने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ अगर हम पोटेंशियोमीटर लगा दें तो हमें एक ईएमएफ देखने को मिलेगा E2 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dI1/dt। सिंबल यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस का m dI1/dt, और m को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये दो फार्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, इनसे श्योरिटी मान सकते हैं कि अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो पहली प्रेफरेंस टीचर्स की जो रहती है वो ये दो फार्मूला रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखिए यहाँ क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार देखते हैं। हम लोगों ने डेरिवेशंस पे म्यूचुअल और रोटेशनल अभी आपको बताया, सेल्फ और म्यूचुअल की बात हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और जो 4 टॉपिक्स आपको बताए थे उसमें से एक एसी जनरेटर वो भी इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो ये 4 टॉपिक और ये सारे डेरिवेशंस आपको पढ़ के जाने हैं। शॉर्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे रजिस्टर्स हैं। जैसे रजिस्टर्स के लिए सीरीज में फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सेम गोज फॉर इंडक्टर्स L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। और जैसे उसमें पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ऐसे ही इनमें भी कंडक्टर्स के जो इंडक्टर्स है हमारे उसमें भी क्या होगा 1/L1 प्लस 1/L2। और लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए दोनों चीजें, सेल्फ इंडक्टेंस भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, इसके डेरिवेशंस देख लीजिएगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि 60% चांस इसमें है कि हाँ सोलेनॉइड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका डेरिवेशन आ सकता है। तो ये बात तो हो गई चैप्टर 6 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आई होप आप सभी को यहाँ तक जितना भी बताया गया होगा वो क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट पे। तो इसमें आपको पहले तो छोटी छोटी चीजें देखनी है, जैसे VRMS हुआ, IRMS हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, पावर फैक्टर। तो हम शॉर्ट में इन सभी टर्म्स को समझेंगे। देखिए VRMS क्या होता है? VRMS है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। उल्टा चलते हैं, स्क्वायर ऑफ मीन और फिर रूट। अगर हम किसी भी फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम वोल्टेज की वैल्यू निकालें, उसका स्क्वायर करें, फिर मीन निकालें और उसका रूट निकालें, तो हमें क्या मिलेगी? RMS वैल्यू मिलेगी। और इसका फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल्स टू V0/√2। V0 को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है पीक वैल्यू। ऐसे ही IRMS का फॉर्मूला बनता है I0/√2। ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने। फिर छोटे से टर्म आते हैं आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं XL से, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आप सभी जानते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखे तो 2πf लिखा जाता है, और एक फार्मूला ही बनता है। तो अगर ओमेगा की टर्म्स में आपको वैल्यूज दी हो तो ये फार्मूला रहेगा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में वैल्यू दी हो तो आपका XL का फॉर्मूला ये रहेगा। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? अगर किसी सर्किट में हम कोई इंडक्टर लगा दें तो इंडक्टर का अपना क्या रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस से। अगर इंडक्टर की जगह कोई कैपेसिटर लगा हुआ तो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं XC से। ये हो जाएगा 1/ωc विच इज 1/2πfc। दो फार्मूलाज आपको ये ध्यान रखने। और बात करें अगर हम इंपीडेंस की, तो चलिए इसको हम लोग LCR सर्किट में समझ लेंगे। तो एक तो ये फार्मूलाज हो गए, पावर फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो बचे हुए फार्मूलाज हैं उनको हम लोग आगे एक साथ समझेंगे। तो अगर हम LCR सर्किट की बात करें, हम मान लें हमारे पास कोई ऐसा AC सर्किट है, एक ऐसा AC सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर आपस में, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर आपस में कैसे सीरीज में कंबाइन है। सीरीज में कंबाइन होंगे तो आप जानते हैं किसी भी AC सर्किट में जिसमें इंडक्टर उसमें सर्किट एज ए कंपोनेंट हो, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच ऐसा रिलेशन रहता है कि वोल्टेज करंट से क्या होता है 90 डिग्री लीड में रहता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करता है। और रजिस्टर के केस में रहता है कि I और R का रिलेशन रहता है कि वोल्टेज और इसको V बनाते हैं, R नहीं, वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन क्या रहता है, उनमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि यहाँ जो नेट वोल्टेज होगा V=V0 sin ωt, ये हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया है, तो इस सभी के बाद जो नेट वोल्टेज आपके पास आएगा वो होगा V नेट स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स, फिर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VL इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड VC इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और अगर हम इसमें यही फार्मूला लगाएं V=IR वाला, तो यहाँ से हमें नेट रेजिस्टेंस मिलेगा। देखिए नेट रेजिस्टेंस, अगर किसी भी सर्किट में
किसी भी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर लगा हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट अगर सर्किट के अलावा कंपोनेंट्स ऐड हो, जैसे यहाँ L लगा हुआ और C भी लगा हुआ, तो जो नेट रेजिस्टेंस बनेगी किसी भी सर्किट की उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। उसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। और तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा आपका इम्पीडेंस का। ऐसे ही एक फार्मूला होता है पावर, एवरेज पावर का। एवरेज पावर क्या बताएगी यहाँ पर, देखिए एवरेज पावर से पहले हम लोग फेजर डायग्राम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा फेजर डायग्राम को भी ज़रूरी है। फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम क्या बताता है, वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को बताता है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज हो ये इस तरीके से VR, ये हो जाएगा आपका V नेट और यहाँ पे हो जाएगा फाई। देखिए इसमें क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री लीड, करंट और वोल्टेज के बीच यहाँ 90 डिग्री का लैग हो रहा, और रजिस्टर वाला केस में सेम है। तो जो नेट पोटेंशियल इन सभी का आएगा वो कैसे डिनोट होगा, करंट के साथ वो फाई एंगल पे होगा, यानी करंट के साथ वो फेज डिफरेंस कितना बनाएगा, फाई। तो इस चीज़ को या इस फेज डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। फेज डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और अगर हम लोग बात करें टॉपिक तो हमारा हो जाएगा रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का केस कब होगा, जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में, किसी भी सर्किट के जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए, विच मीन्स XL इक्वल्स टू XC। तो XL की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 2πfL। XC की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 2πfC। तो यहाँ से 2πf का स्क्वायर हो जाएगा, भाई ये पोर्शन इधर आया स्क्वायर, और 1/LC। तो यहाँ से आपका f की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 1/2π√LC। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम, और इससे फ्लो होने वाली करंट कैसी हो जाती है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन बोली जाए, दैट इज योर रेजोनेंस। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला है एवरेज पावर। एवरेज पावर का फार्मूला आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज P इक्वल्स टू P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई। और इसमें ये जो cos फाई का टर्म है, इसमें ये जो आपका cos फाई का टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, विच इज नोन एज पावर फैक्टर। तो कई बार डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आप कहेंगे पावर फैक्टर डिफाइंस द फेज एंगल या फेज डिफरेंस बिटवीन VRMS एंड IRMS। कि हमारा जो VRMS है, जो अप्लाइड VRMS है, और जो उस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, उनके बीच कितना फेज एंगल होगा वो कौन बताएगा, अपना cos फाई बताएगा। तो ये बात रही हमारी चैप्टर 7 की। हम लोगों ने देखे क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कवर किया, LCR सर्किट में छोटे छोटे जितनी वैल्यूज हैं उनको कवर किया, फेज डायग्राम, पावर फैक्टर, फेज एंगल वगैरह वगैरह, एवरेज पावर ऑफ कंप्लीट साइकिल, ये वाला फार्मूला, और उसके बाद ट्रांसफार्मर। ये अपना वही 4 टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर और व्हीटस्टोन, ये उसमें से आखिरी टॉपिक था। फिर शॉर्ट में भी यही फार्मूलाज आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, इनकी डेफिनेशंस आती हैं। तो ये बात हुई हमारे चैप्टर 7 की। अब अगर हम मूव करें अपने बुक 1 के आखिरी टॉपिक पे, तो दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा और शानदार टॉपिक है कि यहाँ से फ्री के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे न्यूमेरिकल के लिए सिंपल सा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका फार्मूला होता है ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो वहाँ एक करंट इंड्यूस होती है और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। एक और फार्मूला इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो E इक्वल्स टू E साइन ω/t माइनस का kz, B इक्वल्स टू B साइन B0 साइन ω/t माइनस का kz। और इन दोनों का रिलेशन भी आता है E0 इक्वल्स टू, जो दोनों फील्ड के एम्पलीट्यूड्स हैं, E0 इक्वल्स टू B0/c। ये फार्मूला, इन तीनों फार्मूलाज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे ओमेगा का फार्मूला हुआ तो ये हो जाएगा 2πf, के आपका वेव वेक्टर होता है, इसका फार्मूला बनेगा 2π/λ। तो ये हमारा इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बचा क्या, इसमें हाँ जी, इसमें जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है, यानी 2 से 3 नंबर वाले, 2 to 3 मार्क्स वाले,
देखिए उसमें क्या पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 5 से 6 प्रॉपर्टीज और टर्म दे देगा कि छोटे छोटे जो स्पेक्ट्रम में जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे IR हुआ, इंफ्रारेड हुआ, UV हुआ। शॉर्ट में इसमें क्या आता है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके यूज पूछे जाते हैं, जैसे इंफ्रारेड के 2 यूज बताइए, या UV रेस के 2 यूज बताइए, या विजिबल लाइट के, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब के छोटे यूज आते हैं और वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये डिस्कशन हुआ हमारी बुक 1 का। बुक 1 के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए इन टॉपिक्स को पिछले 5 साल के या हम कहें 10 साल के, भाई हमने फाइंड आउट किया कि 10 साल में जो ट्रेंड्स रहे हुए हैं CBSE के, हालांकि वो कई बार रिपीट हुए, चेंज हुए, रिपीट हुए, चेंज हुआ, बट उससे जो कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन ये निकला कि हाँ ये टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें फार्मूलाज न्यूमेरिकल के लिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, जो डेरिवेशंस आ रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, और शॉर्ट के जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं निचोड़ है, हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का निचोड़ है और आपके यहाँ लगे रहने का निचोड़। तो इस चीज़ को जिसने भी फॉलो कर लिया, भाई 1-2 दिन बचे हुए हैं, इस चीज़ को जिसने भी फॉलो कर लिया, निश्चिंत होके जाइए कि आपको यहाँ से अच्छा ही रिजल्ट मिलना है। मिलते हैं इसी के बाद पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग बुक 2 को भी कवर करेंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके CBSE एग्जाम के लिए। मिलते हैं। जय हिंद।